हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचा उमराव। इस फोटो को देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि साइक्लोन के आने से हमारी हालत कैसे हो सकती है और कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ तो पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि साइक्लोन कैसे बनते हैं और क्यों आते हैं? तो ये जानने के लिए प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम साइक्लोन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो हायर लैटिट्यूड्स यानी कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में बनते हैं और यहाँ का ओशन का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो ये परफेक्ट होता है टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है, तो यहाँ का जो ओशन का टेम्परेचर है वो हायर होता है। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं और इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशन में आते हैं, उसके बाद इंडियन ओशन में और उसके बाद अटलांटिक ओशन में। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज़ में दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकते हैं और वो दो एरिया हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे है पेरू कोल्ड करंट, यहाँ पे वेनेजुएला। ये दोनों ही कोल्ड करेंट्स हायर लैटिट्यूड से कोल्ड वाटर लाती हैं जिसकी वजह से यहाँ का ओशन का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ग्राफ है कि कहाँ कहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि 8 to 20 डिग्री नॉर्थ और 8 to 20 डिग्री साउथ यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वामई साइक्लोन 2001 में सिंगापुर और इंडोनेशिया के आसपास आया था। ये इक्वेटर से सिर्फ 156 किलोमीटर दूर ही था और वहीं पे इसका फॉर्मेशन हो गया था। और इसने टाइफून सारा जो कि जापान में आया था, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ा था। ये 2.2 डिग्री नॉर्थ में था। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ में ट्रॉपिकल साइक्लोन आए। एज 100 to 400 ईयर्स में एक या दो बार ही होगा। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग ओशन में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जैसे अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन्स बोलते हैं, जो इंडिया के आसपास इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं, ईस्ट पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी में इसे टाइफून बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसको विली विलीज बोलते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे कि एक टैंक में अगर पानी भरा हुआ है तो वो हमेशा हायर लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। उसी तरीके से जो हवा है, जैसे ये हाई प्रेशर पॉइंट है, ये यहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाएगा और अगर ये लो प्रेशर पॉइंट है तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होकर हवा जाएगी। अब हम दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, कोरियोलिस फोर्स। इसी की वजह से साइक्लोन्स बनते हैं और इसी की ही वजह से साइक्लोन्स में रोटेशन होता है। तो हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सब जानते हैं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 24 आवर्स में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पोल में खड़े हैं तो 24 आवर्स में आपने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इस वजह से आपकी जो स्पीड होगी वो 0 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन अगर आप इक्वेटर में हैं तो 24 आवर्स में आपने इसका पूरा सर्कमफेरेंस कवर किया है, तो इस वजह से आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अर्थ में आप अलग अलग पोजीशन में हैं तो आपकी स्पीड भी अलग अलग ही होगी। तो इसकी वजह से कोई विंड स्ट्रीम या एयर स्ट्रीम या एरोप्लेन अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो जाना तो उसे स्ट्रेट ही चाहिए अगर वो स्पीड मेंटेन करता है, लेकिन वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सपोज अर्थ की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है तो उसी के हिसाब से उसने यहाँ पे अपनी स्पीड रखी है। तो अगर वो स्पीड अपनी मेंटेन रखता है तो यहाँ पे तो अर्थ की स्पीड कम हो गई, तो इस वजह से वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसका अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे अगर इक्वेटर से कोई साउथ पोल की तरफ जा रहा है तो वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। तो इसी इमेजिनरी फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है
कोरियोलिस फोर्स की वजह से, इसी की ही वजह से साइक्लोन में रोटेशन होता है। तो अब हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन कैसे या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। तो सिंपली कोई भी विंड, कोई भी हवा लो प्रेशर की तरफ आएगी और कोई रोटेशन नहीं होगा और वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस में हमें पता है कि जिस विंड को स्ट्रेट जाना था वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। और हमें ये भी पता है कि कोई भी एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है बीच में, तो ये जो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई है एयर, वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्मेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है और इसी का अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें कोरियोलिस फोर्स के बारे में जाननी है वो ये है कि इक्वेटर में ये ज़ीरो होता है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी नहीं होता है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता रहता है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पोल्स में होता है। तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से सबसे कम ट्विस्टिंग इक्वेटर में होती है और सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग पोल्स में होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ एक आदमी पोल में खड़ा है और एक आदमी इक्वेटर के वेस्ट साइड में। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी, जो पोल में खड़ा हुआ आदमी है वो खुद भी पूरा का पूरा रोटेट होगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ एक्सिस में खड़ा है। लेकिन जो आदमी इक्वेटर में खड़ा है वो खुद रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वेटर के साथ साथ मूव कर रहा है। तो यही रीज़न है इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो होता है। इसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। कोरियोलिस फोर्स को इस इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है और ये हम सबको पता है साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो इक्वेटर में 0 डिग्री है तो कोरियोलिस फोर्स इसीलिए ज़ीरो होता है और पोल्स में सबसे ज़्यादा यानी कि लैटिट्यूड 90 डिग्री होता है तो कोरियोलिस फोर्स भी वहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यही एक रीज़न है कि कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है इक्वेटर में, इसीलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सन से सनलाइट अर्थ में आती है, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये सनलाइट एकदम स्ट्रेट स्ट्राइक करती है, लेकिन पोल्स में ये एंगल में स्ट्राइक करती है। तो स्ट्रेट स्ट्राइक करने की वजह से ट्रॉपिकल एरिया का जो ओशन है वो वार्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। तो गर्मियों के मौसम में जब ओशन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ की हवा भी गर्म हो जाती है और जब हवा गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी और ऊपर जाने लग जाती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हमने ये पहले ही देख लिया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कूल एयर, ठंडी हवा यहाँ पे आने लग जाती है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, वार्म एयर का राइज होना और हाई प्रेशर से कूल एयर का यहाँ पे आना। और ये वार्म एयर अपने साथ मॉइस्चर भी ले जाती है और ऊपर जाकर जब ठंडी होती है तो वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बादल बनने लगते हैं। और जैसे जैसे इस साइक्लिंग प्रोसेस को एनर्जी मिलती है मॉइस्चर से और कंडेंसेशन प्रोसेस से, वैसे वैसे ये और भी इंटेंस हो जाता है और स्पीड से घूमने लग जाता है। तो इस स्पीड से घूमने की वजह से सेंटर में एक रीजन बनने लगता है, तो इस रीजन को ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई बोलते हैं। तो इस पिक्चर में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की फोटो देख रहे हैं और जो सेंटर में हमें ये दिख रहा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का वर्टिकल सेक्शन है। हम देख सकते हैं कि ये साइक्लोन का असर ट्रोपोपॉज तक देखा जा सकता है, मतलब 15 किलोमीटर्स ऊपर तक। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये साइक्लोन की आई है। इस लो प्रेशर एरिया होता है, सबसे काम रीजन होता है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है और हम यहाँ पे एकदम क्लियर स्काई देख सकते हैं। और ये साइक्लोन की आई वॉल है, यहाँ से वार्म एयर राइज होती है, ऊपर जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ये आई वॉल रीजन में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है विंड की और यही रीजन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी 3 जगह से मिलती है। फर्स्ट, जो वार्म ओशन है तो वहाँ से हीट मिलती है। सेकंड, मॉइस्चर तो है ही है ओशन में। और थर्ड, जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इसकी वजह से जब तक ट्रॉपिकल साइक्लोन
ओशन में रहता है तब तक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये कोस्टल एरिया में अप्रोच करता है इसका मॉइस्चर कंटेंट कट ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से वो लैंड में टच करते ही डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन का लैंडफॉल बोलते हैं। अगर विंड स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से 119 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहती है तो उसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं, और अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तब उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में डाला जाता है। साइक्लोन का डायमीटर वेरी करता है 150 टू 250 किलोमीटर तक। तो ये सैफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल है, तो इसमें हमें विंड स्पीड के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का लैंडफॉल होगा तो वो कितना डैमेज करेगा और उसकी वजह से कितने फीट समुद्र की हाइट बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल कैटेगरी 2 में विंड स्पीड 96 टू 110 माइल पर आवर होती है, तो उसमें डैमेज जो होता है वो मॉडरेट होता है और जो समुद्र की हाइट है वो 6 टू 8 फीट ऊपर तक बढ़ सकती है। तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।